हे एवरीवन, आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आपने इन लेक्चर्स के पहले की वीडियो को आपने देख लिया होगा, क्योंकि इसके लेक्चर्स को अगर आप देख रहे हैं तो इसके पहले के लेक्चर्स को देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। फिर चलो स्टार्ट करते हैं, आप उसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इसका रिकरेंस रिलेशंस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। रिकरेंस रिलेशन हमारे पास गिवन है, जैसा कि मुझे पता है कि राइट हैंड साइड हमें जीरो दिख रहा है। अगर राइट हैंड साइड जीरो दिखता है, इसका मीनिंग ये है कि दिया गया रिकरेंस रिलेशन एक होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर मेरे पास ऐसे कुछ इक्वेशन आती है, अगर मेरे पास जो राइट हैंड साइड है अगर वो जीरो आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। और राइट हैंड साइड जीरो नहीं आता है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स वो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। अब क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले अगर आप होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करो, देन नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इजीली आप अंडरस्टैंड कर ले जाओगे। तो उम्मीद है चीज़ें आप तो अभी तक यहाँ समझ में आएंगी कि राइट हैंड साइड जीरो है, दैट मीन्स ये दिया गया एक जो रिकरेंस रिलेशन हमारा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। तो नॉर्मल मोड पर आते हैं और आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक, अभी क्या है, क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे। हमारे पास एक न्यू वैरायटी के क्वेश्चन है टाइप 2, जिसको बताना ये टाइप 2 क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब समझ पाओगे क्यों टाइप 2 बोला जा रहा है इसको। अभी सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको कॉपी करो यार। गिवन क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया आपके पास जो गिवन है ना उस क्वेश्चन को कॉपी करो। जब आप कॉपी करने जाते हो, ठीक है, कॉपी करने जा रहे हो, तो एक बात की यहाँ पर ना ध्यान रखना कि गिवन क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हो तो सबसे पहले ये याद रखो कि बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस में सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट कौन सी है। सबस्क्रिप्ट मतलब इस ए के जो नीचे लिखा गया उसे हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। हमने कि ये और ये इन तीनों में से सबस्क्रिप्ट में n है, n+1 और n+2, सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट कौन सी है। जब आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं तो कोशिश करना कि सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट को पहले लिखना, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझ जाओगे। क्वेश्चन ऐसा दिया है, हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और रीअरेंज करके उसको सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, इस तरीके से अरेंज करेंगे। अभी कहने का मतलब क्या, देखो इसको अरेंज करोगे तो देखो मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा गिवन में, n+2 को मैंने पहले लिख लिया, देन आफ्टर माइनस का 2, उसके बाद n+2 से क्या करेंगे, एक और छोटा चाहिए, तो n+2 था, +2 से +1 पे जाएंगे, तो फिर कितना आएगा, माइनस का 2 n+1 आएगा। उसके बाद उससे भी एक कम करोगे तो मेरे पास कितना आएगा, an आ जाएगा। देखो n+2 था, फिर n+1 हुआ, फिर an हुआ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी राइट हैंड साइड जीरो था तो राइट हैंड साइड जीरो लिखने का इनिशियल कंडीशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। ये भी हमारे काम का बंदा नहीं है, जब काम होगा तो इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आपको क्या काम करना है, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को आपने कॉपी कर लिया और रीअरेंज कैसे करना है, सबसे पहले बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस में गिवन होता है और कई बार आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ऐसी क्या कंडीशंस हो गई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा था कि पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन को आपको कॉपी कर लेना। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आपको ना इस क्वेश्चन की ऑर्डर फाइंड करनी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ दिए गए क्वेश्चंस की ऑर्डर फाइंड करो, जो कि हमारे क्वेश्चंस का स्टेप है, ये हमें ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें ऑर्डर फाइंड करना। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हो, इसकी ऑर्डर कितनी है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने कहा था कि इन सभी सबस्क्रिप्ट में सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट कौन सी है, n+2 और n+1 और n में तीनों सबस्क्रिप्ट को निकालो और देखो इसमें सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट कौन सी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो। ऑर्डर के लिए क्या काम करते हो, सबसे पहले सभी सबस्क्रिप्ट को ना कॉपी कर लो, n+2,
n+1 हो जाएगा। देन आफ्टर हमें कितना मिलेगा, n मिलेगा। इन सब में आपको सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी आपको पता होगा कि n+2 हुआ, फिर उससे एक कम हुआ n+1, फिर उससे एक कम हुआ कितना हुआ, n हुआ। तो सबसे बड़ा मेरे पास कौन सा हुआ, n+2 हुआ, क्योंकि इसी से मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखा है कि मेरे पास देखिए कैसे डिक्रीज कर रहा है, n+2 फिर n+1 फिर n आया। अब इसमें सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट ये ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको क्या काम बताया था, इसमें ऑर्डर अभी नहीं आया, ये काम क्वेश्चंस में ऑर्डर आप लिख रहे हो, ये केवल आपको एक समझाने के लिए, आपके समझाने की पर्पज़ से मैंने ऐसा लिख रखा है। मगर आपको ये दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, ऐसा कुछ कोई गलत नहीं करने वाला है। सबस्क्रिप्ट लिखिए। उसके बाद मैंने कहा था कि ऑर्डर को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट माइनस का छोटी वाली सबस्क्रिप्ट, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। तो सबसे बड़े वाली सबस्क्रिप्ट माइनस का सबसे छोटी वाली सबस्क्रिप्ट करोगे तो बताओ मेरे पास ऑर्डर जो आएगा n+2 माइनस का n करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, जो ऑर्डर मिलेगा वो मेरे पास 2 आएगा। अब इस ऑर्डर को देखकर हम लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि दिए गए इक्वेशन किस फॉर्म में बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ये ऑर्डर हमें इस बात को क्या देखता है, सिग्नल देता है कि भाई साहब मुझे इक्वेशन कैसी बनानी, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। अगर हमें पता है ऑर्डर मेरी 2 आ रही है, अगर ऑर्डर मेरी 2 आ रही दैट मीन्स हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी। ये सारी बातें डिस्कशन की है। अभी ऑर्डर मेरे पास 2 है। अब बात आती है कि कैसे इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अभी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपका काम था ऑर्डर फाइंड करना, ये हमारी स्टेप 1 थी। ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद मुझे अगर 2 दिखा तो दैट मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, आप इक्वेशन लिख लो यहाँ पर, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। अब मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट है, देखो सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट मेरे पास n+2 है, उस वाली टर्म को आप पकड़ना, उसको x² नाम देना। जो सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट है उसको x² फिर x फिर कितना 1, मैंने क्या बताया, जो ये वाली सबस्क्रिप्ट है इसको क्या नाम दोगे, जो सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर, जैसे मेरे पास देखो इसके हिसाब से अगर आप टर्म लिखते हो तो मेरे पास क्या जाएगा, देखो यहाँ पर an+2 आएगा, फिर n+1 आएगा, फिर n। सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट बताओ मेरे पास ये है। तो जो सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट होगी ना, इस पूरे चीज़ को, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या देंगे, x² देंगे सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट को, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर आया 2, तो अगर ऑर्डर 2 आया तो x⁻2 रेस करेंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर 3 आता तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी n+3 करके कुछ होता, तो उसके बाद x⁻3 फिर x⁻2 फिर x फिर देन 1, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते। फिर x² हो जाएगा, देन हमारे पास x हो जाएगा, देन इसको हम लोग 1 देंगे। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो फिर लेक्चर 1 को देखना, वहाँ पे मैंने इसकी डिस्कशन कर रखी है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करोगे, देखो हमारे पास जहाँ पर an+2 है वहाँ पर हम लोग x² लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x²। ये हम लोगों ने जो ये x² बोल रखा है, इस पूरे टर्म को मैंने बोला an+2 वाले को, इसके पहले के लेक्चर में डिस्कशन कर रखा है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको, n+2 को x² लिखेंगे। बट आपको कायदे में जो कहनी चाहिए बात, वो an+2 को हम लोग x² लिखते हैं। इसके पहले लेक्चर से मैंने बता रखा था, आई होप आप समझ में रहे होगे। तो x² हो गया यहाँ पर, ये आपको दिखाना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाया है, x² हो गया। अब an+1 को मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे टर्म को, ये वाले पूरे टर्म को क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। तो -2 पहले से लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देंगे, और उसके बगल में क्या चिपका देंगे, x चिपकाएंगे। उसके बगल में प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, और an को क्या लिखेंगे, an की जगह पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई होंगी आपको बातें, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सारी बातें कर रखी। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद राइट हैंड साइड भाई साहब 0 लिखा हुआ था, तो राइट हैंड साइड 0 लिखोगे। अब इसे करना है हमें सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या पता था, कैलकुलेटर निकालो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। कैलकुलेटर निकाल लिया होगा, कैलकुलेटर निकालो और सॉल्व करो। सबसे पहले इसे क्या करना है, आपको ऑन करो। ऑन करने के बाद पहले जो भी पोजीशंस उसको क्लियर करो यार। नॉर्मल पोजीशन पर हम लोग आ गए जी। अब नॉर्मल पोजीशन पर आके को क्या करना है आपको, ठीक है, आपको काम क्या करना है। उम्मीद है चीज़ें दिख रही होंगी, नहीं दिख रही तो फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसे, कि ऐसे दिखती नहीं है, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा पड़ती है इस पर। तो आपके पास जो इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये जो मॉड दिख रहा है इसको 3 बार प्रेस करो, 1 2 3। आपको ऐसा दिखेगा इक्वेशन के लिए 3 बार प्रेस करना है। 3 बार प्रेस करने के बाद आपको इक्वेशन के लिए 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद ये वाली जो की दिखती है इसको प्रेस करना है।
आपको पता है आपकी ऑर्डर कितनी आई थी, ऑर्डर हमारी 2 आई थी। अगर ऑर्डर मेरी 2 आई थी तो इसका मतलब हमारे पास जो डिग्री भी होगी वो 2 की होगी, तो हम लोग 2 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो 2 प्रेस करने के बाद हम लोग ने क्वेश्चन में कहा था कि इस तरीके से अरेंज करना, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स, फिर 1 कांस्टेंट वाला टर्म। इस तरीके से अरेंज करने के बाद ये जो आपके पास चीज़ें दिखती है ना, इसके आगे का कोएफिशिएंट, जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहाँ का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। कुछ नहीं दिखता है, दैट मीन्स 1 है, क्योंकि जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक एक है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ये होता है ये मेरा ए होता है, तो इसके लिए हम लोग 1 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, फिर ये जो होता है मेरा एक्स का कोएफिशिएंट ये मेरा बी होता है, तो -2 प्रेस करोगे। जिस तरीके से अरेंज कर रखा है उस तरीके से आप अगर अरेंज कर दोगे तो डायरेक्ट बस प्रेस करते चले जाना आपको। तो -2 लिखा है, -2 फिर इक्वल का साइन, फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको +1 दिख रहा है, तो आपको 1 प्रेस कर देना है केवल। उसके बाद आपको इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करोगे तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यूज आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो वो मेरे पास एक्स की, ये हमारे पास देखो एक्स की पावर कितनी है, अगर एक्स की पावर मेरे पास 2 है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यूज भी मेरे पास 2 निकल कर आएंगी। कितनी? 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी। हमने ये नहीं कहा कि 2 आएगा मतलब 2 आएगा, हमने ये नहीं कहा, हमने कि एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। वो दोनों वैल्यूज सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों वैल्यू डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे हैं और उसके रूट्स कैसे निकल कर आते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो हमारा रूट्स का है। रूट्स क्या निकल कर आए, अब रूट्स देखो निकल कर आए। अगर एक्स की पावर मेरे पास देखो, एक्स की पावर जो है 2 है, ये ध्यान रखना, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर ऑर्डर मेरे पास 2 थी तो मेरे पास जो रूट्स निकल कर आएंगे वो रूट्स भी मेरे पास कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब 2 होने का मतलब ये नहीं करे कि मैं ये वाला 2 लिखोगे, नहीं, हमने ये नहीं कहा कि 2 रूट्स होंगे, TWO वाला 2 रूट्स होंगे, ये 2 नहीं लिखना आपको। अब यहाँ पर देखो जो मेरे एक्स के पास वैल्यूज आई, वो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। अभी आपको 1 दिख रही है। अब दोबारा इक्वल प्रेस करोगे तो मेरे पास फिर से पूरी इक्वेशन कॉपी हो रही है। मतलब हमारे पास देखो यहाँ पर मैं बताने वाला क्या हूँ, आपके पास एक्स की वैल्यू 1 आ रही, दैट मीन्स आपके पास एक रूट पता चल गया 1, लेकिन जितनी हमारे पास एक्स की पावर होती है उतने हमारे रूट्स होते हैं। अब हमारे पास अगर एक्स की पावर 2 है तो हमारे पास 2 रूट्स निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो रूट्स आए अभी केवल एक आया है, दूसरा रूट्स क्यों नहीं दिख रहा? दूसरा रूट्स कैलकुलेटर क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि दोनों रूट्स सिमिलर हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है आपके पास दूसरे रूट्स नहीं निकल कर आते, तो आपको काम क्या करना पड़ता है, दोनों रूट्स को, जैसे 1 आया, अगर एक्स की पावर 2 है तो ये जो 1 है ना उसको अगेन दोबारा रिपीट करोगे, 1 को एक बार और लिखोगे, क्योंकि ये कैलकुलेटर केवल एक ही रूट को लिख कर देता है। दूसरी रूट्स अगर नहीं दे रहा दैट मीन्स वो रूट सिमिलर हैं। तो आपको 1 को 2 बार लिखना है। क्यों 2 बार लिखा? क्योंकि एक्स की पावर मैक्सिमम 2 थी। अगर एक्स की पावर मैक्सिमम 2 होती है तो रूट्स भी हमारे पास 2 निकल कर आते हैं, जो कि 1,1 होंगे। चीज़ें समझ में आई? ये किसके रूट्स थे? ये एक्स की वैल्यूज थी, ये एक्स की वैल्यू है 1,1 है, ये हमारे पास रूट्स आ गए। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें रूट्स हमारे पास डिफरेंट निकल कर आएंगी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक काम करना, इसके पहले वाले लेक्चर की ना जो लिंक है मैं आई बटन में दे रहा हूँ, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर रखा है। वहाँ पर मैं टाइमिंग बता दूंगा, इस टाइमिंग पर आपको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जहाँ सॉल्व कर रखा है वहाँ पर देख लेना। तो आई बटन में ना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जाके देख लेना। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर आई। हमारे पास रूट्स है। अब ये रूट्स में दिख रहा होगा ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 1 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि भाई साहब मेरे पास कैलकुलेटर ने 1 एक बार लिखा था, मगर क्या था, एक्स की मैक्सिमम जो पावर होती है उससे देखकर, एक्स की देखो यहाँ पावर 2 थी, एक्स की पावर यहाँ पर 1 थी, तो जो मैक्सिमम एक्स की पावर होती है वो डिसाइड करता है कि मेरे पास रूट्स कितने निकलेंगे। अगर एक्स की पावर 2 है तो दैट मीन्स हमारे पास 2 रूट्स निकल कर आएंगे, और दोनों रूट्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिससिमिलर भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि उसने एक दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, क्योंकि वो सिमिलर था, तो इस वजह से आपको एक रूट्स और वही जो लिखा था आपने, जो कैलकुलेटर ने एक लिख कर दिया, तो दूसरा वही आपको एक बार और लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 2 था। अगर यहाँ पर एक्स की पावर 3 होता है, सपोज करो यहाँ पर फिर से वो 1 लिख कर आता, तो हम लोग 1 को 3 टाइम्स लिखते हैं, 1 फिर 1 फिर 1, 3 बार लिखते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हमारे पास रूट्स आ गया जी। अब रूट्स आ गया, अब हमें क्या करना पड़ता है, रूट्स निकालने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या, रूट्स। अब रूट्स निकालने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। क्या निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को ही हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। क्या निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इक्वेशन को मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन को लो इस तरीके से। तो ये हो गया मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी लिखा नहीं भाई, अभी बनाना है आपको।
अब जैसा कि मैंने आपके जो इसके लेक्चर्स के पहले जो टाइप 1 हमने 2 लेक्चर्स अभी तक इसके अपलोड कर रखे हैं, उसमें आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास दोनों रूट्स जो थे, आपको दिख रहा होगा दोनों रूट्स कैसे थे। अगर आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, प्रीवियस जो क्वेश्चन थे आपके पास, देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो वहाँ पर हम लोग सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमारे पास दोनों रूट्स सिमिलर नहीं थे, रियल थे और डिस्टिंक्ट थे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट थे, मतलब अगर एक 3 था तो दूसरा 2 था, अगर हो सकता है कई बार एक 3 तो दूसरा 5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही रूट्स सिमिलर थे। अगर दोनों रूट्स डिफरेंट होते थे तो हम लोग क्या काम करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाते थे तो वहाँ पर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग an इक्वल टू C1 इंटू 3 की पावर n प्लस लिखते थे एक नई कांस्टेंट C2, पहले कांस्टेंट C1 लिखा, फिर उसके बाद एक न्यू कांस्टेंट लिखा हमने C2, नया कांस्टेंट की जिक्र किया C2 की। उसके बाद हम लोगों ने जो रूट्स थे, जैसे पहला रूट था 3 तो 3 की पावर n लिखा, दूसरा रूट था हमारे पास 2 था, ये 2 की पावर n लिखा। ये हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन करा रखे वो मैं ये बता रहा हूँ। तो वहाँ पर दोनों ही रूट्स रियल थे और डिफरेंट थे। यहाँ पर क्या है, दोनों ही रूट्स जो हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है 2, तो 2 रूट्स निकल के आएंगे। दोनों ही रूट्स रियल हैं मगर सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर, दोनों ही सेम है, ये भी 1 है तो ये भी 1 है, मगर पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे तो हम लोग ऐसे बनाते थे C1 इंटू 3 की पावर n प्लस C2 2 की पावर n, मतलब जो दूसरा रूट्स होता था उसको 2 की पावर n में लिखते थे। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। दोनों रूट्स कैसे हैं हमारे पास, सिमिलर है। कैसे हैं, सिमिलर हैं और रियल है। तो लिखना चाहते हो रियल है, रियल एंड सिमिलर लिख लो, मैंने केवल सिमिलर लिख रखा है, तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो सिमिलर या सेम लिख लो, चॉइस आपकी है, सिमिलर लिखो या सेम लिखो। हमने कहा कि अब ये दोनों रूट सेम है, आप क्या लिखते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाते समय an लिखते हो, an इक्वल टू क्या लिखते हो, an इक्वल टू हम लोग लिखते हैं C1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, C1 लिखते हैं, और जो भी हमारे पास रूट्स यहाँ पर लिखा होता है 1 लिखा है इंटू लिखते हैं 1 की पावर में हम लोग n लिखते हैं, 1 की पावर क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। अब बताओ, जैसे पिछले क्वेश्चंस में था कि दूसरी रूट्स लिखी गई थी, दूसरी रूट्स लिखी गई C2 2 की पावर n लिखा, दूसरा रूट था 2 तो 2 लिखा, 2 की पावर n लिखा और एक नई कांस्टेंट C2 ऐड किया था। तो क्या यहाँ भी आप C2 ऐड करोगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, इंटू लिखोगे फिर 1 की पावर n लिखोगे, यहाँ तक काम किया होगा आपने। तो क्या लिखता है, दोनों चीज़ें सेम सेम 2 बार नहीं लिख दिया, ये वही चीज़ यहाँ भी लिखा वही चीज़ यहाँ भी लिख दिया। तो इस वजह से ये कहते हैं कि दोनों रूट सिमिलर है, एक बार तो आपने लिख लिया, अब वही दूसरी बार जो दूसरा रूट से वही दोबारा से आ गया, तो आपने एक बार C1 इंटू 1 की पावर n लिख चुके हो और दूसरी बार भी आपने बस एक कांस्टेंट C2 लिख लिया, बिल्कुल सेम चीज़ें थी। आपने एक का नाम C1 दिया, 1 की पावर n दिया, दूसरे में भी वही लिखोगे, तो बात तो गलत है। एक काम करते हैं, जब दोनों रूट सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर थे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को कुछ नहीं लिखेंगे, पहले जैसे लिखते थे C1 इंटू 1 की पावर n, जब दूसरा भी सिमिलर दिखता तो एक n अपनी तरफ से ऐड कर देते, तो n लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके पास दोनों ही रूट्स आपके पास कैसे दिखते हैं, दोनों ही रूट्स आपके पास कैसे दिखते हैं, मेरे पास सिमिलर दिखाई देते हैं, सिमिलर दिखाई देंगे तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली एक n अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। अगर सपोज करो ये 1 मेरे पास 3 बार लिखा तो 1, 1, 1, तो आप एक काम क्या करते, ये आपने n लिखा, फिर उसके बाद क्या काम करते, एक n लिखा है ना, आप इसी n को दोबारा से फिर से n लगाते हैं। कहने का क्या सेंस है, तो इस क्वेश्चंस की ना एक न्यू वैरायटी को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। तो एक लेक्चर्स को मैं और डिस्कशन करूंगा, आपको ये समझ में आया होगा, अभी मैं बताता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर थी क्या, तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ तक चीज़ें, ये बताया कि अगर आपके पास an था, यहाँ पे दोनों सिमिलर रूट थे, तो आपने क्या काम किया, पहले C1 लिखा इंटू 1 की पावर n लिखे प्लस, ये आपके लिए न्यू चीज़ थी जो आपको यहाँ समझना था। C2 लिखा, फिर C2 लिखा इंटू 1 की पावर n दोबारा से लिख लिया। अब ये क्यों किया, जब आपके पास दोनों ही रूट सिमिलर दिखे तो आपने पहले को एज इट इज़ लिखा, दूसरे को C2 इंटू 1 की पावर n लिखा, मगर कि दोनों ही रूट सिमिलर थे इस वजह से आपने एक n और दिया, कुछ अलग दिखे, अलग दिखाना था आपको, तो अलग दिखाने के लिए ऐसी एक n अपनी तरफ से दे देते हैं। ये हमारे पास ये रूल्स होती हैं, आपको रटा नहीं रहा हूँ,
आपको केवल इतनी बातें दिमाग में रखनी, जब आपको दोनों रूट सिमिलर थी तो पहले काम सिमिलर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में उसी तरीके से यहाँ भी करना था। मगर क्योंकि यहाँ पर जब सिमिलर दिखी तो आपको अपनी तरफ से एक एन और ऐड करना था। अभी हमारे पास अगर तीनों रूट सिमिलर दिखती तो आप यहाँ पर देखिए, आपने कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर देखो, सपोज करो, यहाँ आपने सपोज क्या करना है, यहाँ पर 1 दिख रहा, फिर यहाँ पर n लिखा, तो आप सपोज करो यहाँ पर 1 3 टाइम्स लिखा, तो यहाँ पर आप n स्क्वायर लिखते हैं। n लिखा आपने 1, फिर n स्क्वायर इंटू C3 इंटू 1 की पावर n, ऐसे लिखते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज सिमिलर दिखेंगी, तो उसको भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप समझ गए होंगे चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई, अब इसका क्या निकालना हमें। अब यहाँ पर ना हमने इनिशियल कंडीशन की हेल्प लेनी है और उससे C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमारे पास देखो C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन क्या थी, A0 = 2 और A1 = 1। अब यहाँ पर हम लोग यूजिंग इनिशियल कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर देखो ये मेरे पास n की वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह n था। देखो यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, तो ये मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो n की। कई बार क्वेश्चन में आपकी क्वेश्चन जो होते हैं आर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होते हैं, दिए रहते हैं। जब आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आर होता तो ये फिर वैल्यूज़ आर की होती है। यहाँ पर हर जगह हमारे पास n गिवन है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास n की वैल्यूज़ है। तो जो यहाँ नीचे जो 0 लिखा गया ना, ये n की वैल्यू 0 दे रखा है, और यहाँ जो n की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1 दे रखा है। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, C1 और C2 की वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन की वैल्यू की हेल्प से देखो हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला जो केस बनेगा वो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि n की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो A0 था इसकी हेल्प से जो 0 लिखा तो वो हमारी n की वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। कहाँ पर पुट करेंगे जी, n की वैल्यू 0, तो 0 हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करोगे बताओ मेरे पास क्या निकल कर आएगी, A0 आएगा। A0 के बाद मेरे पास बताओ क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। अब C1 के बाद बताओ 1 की पावर n, मतलब 1 की पावर 0, n की वैल्यू 0 पुट कर 1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फिर जब 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आ जाएगा। तो मैं C1 लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 की पावर 0 1, और 1 का C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, C1 ही आ जाएगा, तो केवल C1 रह जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने लेक्चर 1 में भी डिस्कशन किया है, 2 में भी डिस्कशन कर रखा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। क्यों यार बार बार लिखेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या, अब ये क्या काम करना है, इनकी वैल्यू 0 पुट करनी है। जब 0 आप पुट करोगे तो यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ भी, तो जब 0 पुट करोगे 0 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म से करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो लिखने का कोई सेंस है ही नहीं। तो लिखने का अगर कोई सेंस नहीं है तो इसको प्लस को हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 0 हो गया उधर वाली पूरी चीज़। अब A0 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, A0 की वैल्यू 2 दिया था हमारे पास, तो 2 यहाँ पर रख लो। तो यहाँ पर 2 होगा, तो C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, C1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अभी हमारे पास केस फर्स्ट था ये। अब केस सेकंड हमारे पास क्या होगा, केस जो सेकंड है उस केस सेकंड में हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में क्या गिवन है, n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पुट करेंगे n की वैल्यू कितनी, 1। अब जहाँ जहाँ पे इसी इक्वेशन को आप इसी इक्वेशन में क्या काम करोगे, जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर 1 पुट करोगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 आएगा। फिर 1 की n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 1 आएगी, और 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर केवल C1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी n की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ भी n की वैल्यू 1 की पावर n हो जाएगा। तो 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1 का इस चीज़ से मल्टीप्लाई कराओगे तो हर चीज़ वही रहेगी, 1 ही रहेगा। तो केवल हमारे पास C2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, C2 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी आपको, इतना चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। अभी A1 की वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, A1 की वैल्यू दे रखा है 1, तो A1 की वैल्यू 1 लिख लो। अब क्या आ गया, C1 प्लस का C2 आ गया।
अभी क्या होता था, इसके पहले हमें क्वेश्चंस में ना साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ते थे, क्योंकि पहले ही जो केस थी वहाँ पर भी C1 और C2 मिलता था, यहाँ पर भी C1 और C2 मिलता था, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते थे। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं नॉर्मली अगर हम लोग अगर छोटे लेवल पे बात करें, मगर हमें क्या है एग्जामिनेशंस में हमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो हम लोग क्या करेंगे कैलसी से सॉल्व करेंगे, मगर ये इस क्वेश्चन से में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास C1 की वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है, तो C1 की वैल्यूज़ यहाँ रख दोगे तो C2 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास दूसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन से में हम लोग यहाँ पर C1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो मुझे C2 निकल आ जाएगा। तो ये मान लो इसको C1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास कितना निकल जाएगा, तो लिख सकते हो यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ C1 इन C2, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम देना चाहते हो यार दे लो तुम, ठीक है, नहीं निकाल के दे देना, इतना कोई लिखने की नीड नहीं है। अगर मन करता तो आप इक्वेशन का नाम दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखोगे तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस का C2, इस 2 को उधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस 2 होगा, C2 हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें यहाँ तक आ रही होंगी, क्लियर होंगी चीज़ें। अब 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 2, और ये हो जाएगा मेरे पास C2। तो C2 की वैल्यू आ गई। तो इसका नाम देना चाहते हो यार कुछ भी दे दो। ये मेरे पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को पहले इक्वेशन का नाम फर्स्ट दे दो, जो भी आपने गिवन क्वेश्चन को कॉपी किया था। उसके बाद जो मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसका नाम मन करता तो दे दो यार कुछ भी, तो इसका नाम दे दो सेकेंड और इसका नाम दे दो थर्ड। तो यहाँ लिखने की अगर आपकी इच्छा होगी तो यहाँ पर लिख लेना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, जहाँ पर C1 था C1 की वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट किया हम लोगों ने, ऐसा कर लिया। तो उसके बाद सॉल्व किया, C2 की वैल्यूज निकला। अब C1 C2 की वैल्यूज आ गई है। अब जो C1 और C2 की वैल्यूज आती है उसको हम लोग कहाँ पर पुट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, जनरल सोल्यूशन मिलता है। तो फिर क्या पुट करेंगे, पुटिंग इन पुट C1 एंड C2 इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मन करता है आपका नाम देना तो दे लो, चॉइस आपकी है, नहीं तो ऐसे शॉर्ट में लिख दो पुट C1 एंड C2 इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब रखोगे तो मुझे क्या मिलेगा, an इक्वल टू क्या मिलेगा, C1 की वैल्यू पता है ना 2 है, तो C1 की वैल्यू जहाँ पर 2 है तो वहाँ रख दो 2। अब 1 की पावर n ना भाई, 1 की पावर n लिखना चाहता तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो आता कितना है 1 है। मन करता तो दिखा दो, चलो 1 की पावर नहीं भी लिखोगे ना तब भी काम आपका हो जाएगा। हमारे पास C2 कितना दे रखा है, C2 -1 है, तो C2 की जगह -1 रखेंगे। तो मेरे पास देखो n तो लिखा ही जाएगा। C2 की वैल्यू -1 है, तो -1 को अगर लिखना है, चलो लिख देते हैं आपको और समझ में आएगी, -1 इंटू 1 की पावर n। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो फिर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप चाहते हो थोड़ा तो सिंप्लीफाई, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो an, ठीक है, 1 की पावर n लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही रहेगा, तो केवल आप 2 लिखो। अब यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस बीच में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस को यहाँ लिख लो और n लिख लो, क्योंकि 1 की पावर n फिर से कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। लिखना चाहते तो दिखा दो, नहीं तो ऐसे कर दो, केवल an के लिए जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया ना, वो जनरल सोल्यूशन, ये मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास आई है जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन आया। जनरल सोल्यूशन में मेरे पास क्या निकल कर है, an इक्वल टू 2 माइनस का n, ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आप क्या काम करना है, आपको यहाँ तक सारी चीज़ों को भी आप नोट करो पहले। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब हमारे थर्ड वैरायटी की क्वेश्चन थी। हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने क्या क्या काम किया वो आपको समझ में आई होंगी कि इतने आसान तरीके से और इजीली बताया है, तो मुझे नहीं लगता आपको ऑन दी हैंड आपने कॉपी भी कर लिए होंगे। तो क्या दिखाना पड़ेगा क्या कॉपी किया है, तो इसको एक काम कर लो, इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, हमने क्या काम किया है।
तो जो स्पेशल बातें थी वो स्पेशल बातें यहाँ पर थी कि एन की वैल्यूज एन क्यों, जब हमारे पास दोनों सिमिलर होते हैं तो एक एन अपनी तरफ से यहाँ पर हमें लगाना पड़ता है। अगर हमारे पास एक और एन आता तो हम लोग क्या काम करते, एक एन और लगाते, मतलब ये एन तो लिखते ही लिखते हम लोग एन स्क्वायर, पहले यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1, फिर एन, फिर एक एन और लिखते, एन स्क्वायर लिखते, एन स्क्वायर फिर C3 फिर 1 की पावर एन ऐसा लिखते। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात थी इस वाले स्टेप में थी। आपको चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं भी समझ में आ रही तो फिर आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिर अभी इस लेक्चर को आई थिंक यहीं पर पॉज करना चाहिए, यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो चुका है, आधे घंटे का हो चुके हैं लेक्चर्स, तो लेंदी हो जाएगी चीज़ें। तो उससे अच्छा है कि इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।